उत्तर प्रदेश के रिजल्ट ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि सेकुलर पार्टियों के पास अब कोई वोट बैंक नहीं रह गया है। देश में कही जाने वाली सेकुलर पार्टियों के पास अगर कोई वोट बैंक है तो सिर्फ मुसलमानों का है। मुसलमान जिस सेकुलर पार्टियों को वोट करता है उसी को कुछ सीटें आ जाती है, कुछ जीत मिल जाती है या वोट फीसद बढ़ता है या घटता है। जिस पार्टी को, जिस सेकुलर कहे जाने वाली सियासी जमात को मुसलमानों का साथ नहीं मिलता है वो सियासी पार्टी ज़ीरो पर आ जाती है। उत्तर प्रदेश के इंतखाब ने सिर्फ ये साबित नहीं किया है बल्कि इससे पहले बंगाल के चुनाव ने यही साबित किया, उससे पहले बिहार के चुनाव में यही साबित हुआ, असम विधानसभा के चुनाव में यही साबित हुआ। बार बार हर सूबे के चुनाव में ये क्लियर हो रहा है, सामने आ रहा है कि देश में कही जाने वाली सेकुलर पार्टियों के पास सिर्फ मुसलमानों का एक वोट बैंक रह गया है, इसके अलावा किसी का भी कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन इस बात को समझने के लिए सिर्फ मुसलमान तैयार नहीं है। देश के इंटेलेक्चुअल समझ चुके हैं, जर्नलिस्ट समझ चुके हैं, सियासतदान समझ चुके हैं, इंटरनेशनल तज्जिया निगार समझ चुके हैं, लेकिन अगर समझने को तैयार नहीं है तो सिर्फ देश के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल या मुस्लिम उलमा, रहनुमा या मुस्लिम एनजीओस चलाने वाले या मिल्ली लीडर्स, इनको लगता है कि देश में अभी भी एक बड़ा तबका है जो कांग्रेस को वोट करता है, एक बड़ा तबका है जो आरजेडी को वोट करता है, एक बड़ा तबका है जो समाजवादी के साथ है, एक बड़ा तबका है जो लेफ्ट पार्टियों के साथ है, बड़े लोग हैं जो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है और ज़रा सा मुसलमानों का इनको सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ बीजेपी की हार हो जाएगी, सेकुलर पार्टियों की जीत हो जाएगी। लेकिन लगातार 10वीं असेंबली में होने वाले इंतखाबात से यही बात साबित हुई है कि इन सेकुलर पार्टियों के पास अब कोई वोट बैंक नहीं रह गया है। अगर कोई वोट बैंक है उनका तो सिर्फ मुसलमान है। जब मुसलमान उनको वोट करते हैं तो उन्हें कुछ सीटों पर जीत मिलती है, उन्हें कुछ वोट मिलता है। अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते हैं तो वो ज़ीरो पर आ जाते हैं। आइए शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करते हैं। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अभी अभी आया है, 4 दिन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को। इस रिजल्ट में देखिए कि मुसलमानों ने एकतरफा तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो समाजवादी के खाते में 32% वोट आया है। 32% में से लामोहल्ला 18% वोट मुसलमानों का है। बकिया जो 14% वोट है उसमें थोड़ा सा जाटों का, थोड़ा सा यादवों का, थोड़ा सा उधर कम्युनिटीज़ का है। मतलब 9% यादव ने भी उनको मुकम्मल तौर पर वोट नहीं किया और न ही जाट ने उनको मुकम्मल वोट किया, न मोरिया, न दूसरे समाज के लोगों ने 100% वोट किया। मुसलमानों ने वोट किया तो उनका वोट फीसद बढ़ गया है। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। कांग्रेस के कैंडिडेट की अब लिस्ट उठाकर देखेंगे तो अक्सर की जमानत जब्त हुई है। कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 200 वोट है, कहीं 400 वोट है। हद तो ये हो गई है कि कई जगहों पर एसडीपीआई जो एक नई नवेली पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं, जिसको कई लोग कहते हैं वोट कटवा पार्टी है, उससे भी कम वोट कांग्रेस के नुमाइंदों को आया है। एमआईएम से कम वोट कांग्रेस के नुमाइंदों को आया है। आम आदमी पार्टी से कम वोट कांग्रेस के नुमाइंदों को आया है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में 2% वोट ही कांग्रेस को आया है। कांग्रेस ने किसी को हराने का भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अगर मुसलमानों का जरा सा कांग्रेस को वोट मिलता तो कांग्रेस की हालत कुछ बेहतर हो जाती। बहुजन समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, अपनी कम्युनिटीज़ का कुछ मिला या कुछ जगहों पर मुसलमानों का वोट मिला जहां उनके कैंडिडेट ठीक ठाक थे। इसकी वजह से सिर्फ 12% बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट आया है। इसके अलावा कोई वोट नहीं मिला। इसके अलावा दूसरी पार्टियों का भी जायजा लीजिए। उत्तर प्रदेश में लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, शिवसेना चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, पीएस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, एमआईएम चुनाव लड़ रही थी। किसी को भी वोट नहीं मिला क्योंकि मुसलमानों ने वोट नहीं किया। यानी इन तमाम सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों का वोट बैंक सिर्फ मुसलमान है। उत्तराखंड का जायजा आप ले ही लीजिए। वहाँ तो खैर मुसलमान 15 सीटों पर हावी है, 15 सीटों पर असर रसूख रखते हैं और उन 15 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। एक सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत हुई मंगलौर विधानसभा पर, जहाँ और वो सीट मुसलमानों के खाते में ही गई है। बंगाल विधानसभा चर्चे में था। बंगाल विधानसभा का शोर सुनाई दे रहा था हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में भी। वहां ममता बनर्जी ने शानदार जीत हासिल की और बीजेपी की तमाम तरह हंगामा आराइयों के बावजूद हार हुई। लेकिन ममता बनर्जी की जीत में पूरा किरदार मुसलमानों का था। ममता बनर्जी को 47% वोट मिला बंगाल में, तो उसमें 30% वोट मुसलमानों का था, सिर्फ 17% वोट हिंदुओं का था। उसी मगरबी बंगाल में 34% वोट बीजेपी ने हासिल किया। उस वेस्ट बंगाल में लेफ्ट जिसने वहाँ 34 सालों तक हुकूमत थी सीपीएम को,
0% वोट नहीं 1% वोट मिला। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही थी, और दोनों पार्टियां जब मिल करके चुनाव लड़ रही थी, इसके बावजूद दोनों का जो वोट फीसद है वो सिर्फ 1% था। यानी दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो किसी भी एक पार्टी को 1% वोट भी मुकम्मल तौर पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बंगाल में भी लेफ्ट और कांग्रेस को जो वोट कर रहे थे मुसलमान कर रहे थे। जब मुसलमानों ने वोट उनको नहीं किया, पूरा का पूरा वोट टीएमसी को किया, तो ये पार्टियां 0 पर आ गई। लेकिन अंदाजा लगाइए कि पार्टियां कितना मुसलमानों को टिकट देती है, मुसलमानों की कितनी अहमियत उन पार्टियों में होती है, कितने मुस्लिम नुमाइंदे उनकी पार्टियों से जीत कर जाते हैं। बंगाल से पहले असम में आ जाइए। जब बंगाल का रिजल्ट आया था उसी मौके पर पिछले साल मार्च अप्रैल में बंगाल और असम दोनों का साथ साथ चुनाव हुआ था। असम में भी कांग्रेस को जो सीटें मिली वो मुसलमानों की वजह से ही मिली। असम में AUDF और कांग्रेस का अलायंस था। कांग्रेस ने AIUDF को बहुत कम सीटों पर हिस्सेदारी दी थी, यानी सिर्फ 14 सीटें AIUDF को दी थी। हालांकि AIUDF 18 सीटों पर तने तनहा जीत चुकी थी। कांग्रेस ने ज़्यादातर सीटें ली। चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस और AIUDF के अलायंस की हार हुई। लेकिन कांग्रेस को कुल 29 सीटों पर असम विधानसभा में जीत मिली, और वो तमाम की तमाम 29 सीटें कांग्रेस को जिस पर जीत मिली वो मुस्लिम वोटों की बदौलत, क्योंकि वहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है, मुसलमान असर रसूख रखते हैं। अपर असम जहां हिंदू वोटर से और मुसलमान सिर्फ 4% है, वहां एक भी सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार अपर असम में हुई, उसी वजह से असम में अलायंस की सरकार नहीं बन सकी। मतलब हिंदू वोट कांग्रेस असम में भी लेने में नाकाम रही, और उसी की वजह से असम में हार हुई कांग्रेस की। सीधे सीधे ये कह लीजिए कि कांग्रेस को मुसलमानों का ही वोट मिलता है, इसके अलावा कांग्रेस को कहीं भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। यही तज्जिया आपको बिहार के चुनाव का मिलेगा या दूसरे राज्यों का। हाँ, जो साउथ का एरिया है वहाँ कुछ कांग्रेस को वोट मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा नहीं। कांग्रेस में कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की हैसियत डाउन हो गई है, केरला में डाउन होती जा रही है, तमिलनाडु में भी कांग्रेस को वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी। कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों है? पंजाब का रिजल्ट सामने है। पंजाब में सिखों ने भी कांग्रेस को वोट नहीं किया, जिसके लिए कांग्रेस ने सारी कुर्बानियाँ दी थी, इतनी जिद्दोजहद की थी, पूरा सपोर्ट किया था। इसके बावजूद सिखों ने कांग्रेस को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया, और आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेटिव पार्टी के तौर पर उन्होंने चूज़ किया है। इक़्तिदार की चाबी उनके हाथों में सौंप दी है, और तारीखी जीत मिली है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाते ही महात्मा गांधी की फ़ोटो को भी साइड कर दिया है। भगवत मान वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, और उनका ऐलान है तमाम सरकारी ऑफिसों में सिर्फ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगेगी, और शहीद आजम भगत सिंह की यानी महात्मा गांधी की भी तस्वीर नहीं लगेगी। एक अलग इशू है कि क्या आम आदमी पार्टी भी RSS के इस एजेंडा को पाया तकमील तक पहुंचा रही है, और RSS का एजेंडा है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय सियासत से धीरे धीरे अलग करना, और भागवत मान सिंह का जो ऐलान है क्या उसी का पार्ट है? अलग से इस पर हम बातचीत करेंगे, इंटेलेक्चुअल से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कांग्रेस की सियासत के बारे में। कांग्रेस क्यों हार रही है? कांग्रेस हिंदू वोटरों का, दलितों का, OBC का, अपर कास्ट का एतमाद क्यों खो रही है? मुसलमानों का एतमाद अब तक क्यों कांग्रेस पर बरकरार है? वहाँ जहाँ रीजनल पार्टियाँ नहीं, हालांकि जहाँ रीजनल पार्टियाँ हैं वहाँ मुसलमानों का भी कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुसलमानों ने कांग्रेस के बजाय समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। बिहार में मुसलमान RJD को सपोर्ट करते हैं। कर्नाटक में मुसलमान JDS को सपोर्ट करने लगे। जहाँ नहीं है वहाँ मुसलमान कांग्रेस के साथ होते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस में कमी क्या है? सवाल यह है कि कांग्रेस में कमजोरी क्या है? सवाल यह है कि कांग्रेस में लीडरशिप का फुकदान क्या है? सवाल यह भी है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को क्यों सुधार नहीं रही है? कांग्रेस से लीडर आते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर हंगामा करते हैं, टीवी चैनलों पर कि हम वो हैं जिसने देश को आज़ाद कराया है, और आज भी हम ही इस देश को RSS से, मोदी से, योगी से आज़ाद कराएंगे। लेकिन अमली तौर पर वो कुछ भी करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता टूट टूट कर बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से छोटे रियासती सतह पर इख्तलाफ पाया जा रहा है, कोई मरकज़ी क़यादत नहीं है। हाल ही में जब 5 सूबों में कांग्रेस की हार हुई है, बदतरीन हार हुई है, तो कांग्रेस ने CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में कांग्रेस के ज़्यादातर सीनियर्स लीडर मौजूद थे, सोनिया गांधी खुद मौजूद थी।
G20 ग्रुप के लीडर्स भी कुछ मौजूद रहे। गुलाम नबी आज़ाद को सबसे बड़े बागी नेता के तौर पर कांग्रेस में देखा जा रहा है। उन्होंने भी शिरकत की। उस मीटिंग में भी कोई ख़ास फैसला नहीं हुआ। आम मीटिंग की तरह इस मीटिंग में भी वही बातचीत हुई कि हम अपनी गलतियों का जायज़ा लेंगे, हम चिंतन करेंगे और सोचेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ खामी है। जो देश की जनता ने जो अपना एक तरह से डिसीज़न लिया है, जो मैंडेट दिया है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, खुले दिल के साथ हम चाहते हैं। पंजाब में हमारी कोशिश नाकाम रही, यहाँ नाकाम रही, वहाँ कामयाब रही। इस तरह करके उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई है। उर्दू में इसके लिए एक जुमला कहा जाता है, निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, के बैठना, गुफ्तगू करना और फिर उठ जाना। वही कुछ हुआ, रवायती अंदाज में कुछ और सामने नहीं आ सका है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 131 साल पुरानी हो चुकी है। आज़ादी से पहले इस पार्टी का क़याम हुआ था। देश को आज़ाद कराने में इस पार्टी ने की रोल अदा किया और आज तक इस देश पर कांग्रेस की ज़्यादातर हुकूमत रही है। पूरे देश में, हर ज़िला में, हर स्टेट में कांग्रेस का संगठन मौजूद है, कांग्रेस के वर्कर्स मौजूद है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने में बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुकी है। आखिर क्यों? अगर स्टेट का जायज़ा लेंगे तो 2-3 स्टेट ऐसे रह गए हैं जहां कांग्रेस की सरकार बची है, बकिया कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं रह गई है। जिन रियासतों में सरकार है वहाँ तनहा कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि किसी न किसी पार्टी के साथ उसके अलायंस है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अलायंस के साथ सरकार है, महाराष्ट्र में अलायंस का कांग्रेस हिस्सा है। इसी तरीके से कई केरला में अलायंस का हिस्सा है या तमिलनाडु में अलायंस का हिस्सा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट बच गया है जहाँ तनहा कांग्रेस की सरकार है। एक दो और छोटा मोटा स्टेट है, बकिया कहीं कांग्रेस नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि अगले अभी जो चुनाव होने जा रहा है इसी साल राजस्थान में, कांग्रेस की वापसी वहाँ भी नामुमकिन लग रही है। कांग्रेस को अपने आप में गौर करने की ज़रूरत है, लीडरशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई लीडरशिप में मजबूती नहीं आ रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया पर तवज्जो देने के बजाय बार बार वायनाड जाते हैं, केरला में जाते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं। नॉर्थ इंडिया को उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। नॉर्थ इंडिया में सोनिया गांधी फोकस नहीं कर रही। प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट सामने नहीं आया है। और ख़ास तौर पर जो उनमें एक इख्तलाफ पाया जा रहा है, अलग अलग ग्रुप है। गुलाम नबी आज़ाद के एक अलग ग्रुप है जिसे G20 कहा जाता है। जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सामने आ गया था और कई रियासतों का, तो G20 ग्रुप यानी एक गद्दार ग्रुप का नाम दिया गया। बहरहाल G20 के नाम से कहा जाता है। उसमें 23 कांग्रेस के लीडर शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे नेता उसमें शामिल है। इन सब ने अपनी एक अलग से मीटिंग बुलाई, जायज़ा लिया क्यों हार गए। गुलाम नबी आज़ाद के घर पर मीटिंग हुई, फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी वो लोग शामिल हुए। जो यूथ लीडर है कांग्रेस के, वो गुलाम नबी आज़ाद को नहीं देखना चाहते, कपिल सिब्बल को नहीं देखना चाहते। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तजर्बा नहीं है, प्रियंका गांधी को तजर्बा नहीं है। यही लोग कांग्रेस के सीनियर है, कदावर है, यहाँ तक इन लोगों ने पार्टी को पहुँचाया है। अगर इनको अलग कर दिया गया तो बगावत हो जाएगी, पार्टी और बुरी तरह से टूट जाएगी। हर जगह पार्टी का जो संगठन है वो ख़त्म हो जाएगा। आखिर करे तो क्या करे? पार्टी गांधी परिवार से चलेगी या गांधी परिवार के बगैर चलेगी? इस पर भी लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अवाम में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से इख्तलाफ पाया जाता है। इसी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने एक यहाँ तक जुमला कहा था कि अगर आप लोग ये चाहते हैं, पार्टी ये चाहती है कि हम तीनों सियासत से यानी पार्टी से अलग हो जाए, तो हम तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। तीनों का मतलब मैं, सोनिया गांधी खुद, इसके अलावा मेरी बेटी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, हम तीनों गांधी परिवार के जो हिस्सा है पार्टी से अलग हो जाते हैं। पार्टी को आप लोग चलाए, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने इस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त कोई एक ऐसा चेहरा नहीं बचा है जो तमाम लोगों को लीड कर सके, मुत्तहिद कर सके, सबको साथ लेकर चले। और जो चेहरे बचे हैं गांधी परिवार के, राहुल गांधी, वो सबको साथ लेने में नाकाम है। प्रियंका गांधी सबको साथ लेने में नाकाम है। सोनिया गांधी की सेहत साथ नहीं दे रही है। सोनिया गांधी ऐसे बीमार है, बड़ी मुश्किल से CWC की मीटिंग में आ जाती है, कुछ फैसला नहीं कर पाती है। कांग्रेस को इस वक्त कौन लीड कर रहा है भी कहना मुश्किल है। जब तक अहमद पटेल मौजूद थे वो तने तनहा लीड कर रहे थे, सबको साथ लेकर चल रहे थे और कम से कम पार्टी में एक इत्तेहाद बाकी था। इस तरह की ग्रुप बंदी जो थी वो सामने नहीं आई थी। लेकिन जब से अहमद पटेल का इंतकाल हुआ है, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं बचा है जो पार्टी में सबको साथ लेकर चल रहा हो, सबको लीड कर रहा हो, सबकी क़यादत कर रहा हो। और इसी वजह से पार्टी को जो घर का इंतशार है बाहर आ गया है, और बाहर इतना आ गया है कि पार्टी का आगे उभरना, बच पाना मुश्किल लग रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार उन जगहों पर कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है जहां कांग्रेस मजबूत है, और पहले और दीगर जगहों पर बीजेपी पहले से मजबूत कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या है।
कब तक लोग कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं और क्या मुसलमानों को अब भी कांग्रेस पर ही भरोसा करना चाहिए या मुसलमानों को कुछ अल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए? मिल्ली कायदीन को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को कांग्रेस से हटकर कुछ दूसरी पार्टियों पर, किसी तीसरे फॉर्म पर आना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। 2024 में योगी मोदी का मुकाबला कौन सी पार्टी कर सकती है? बीजेपी के मुकाबला करने के लिए कौन सा फ्रंट होगा? क्या कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी जिस तरह 2019 में खबर चल रही थी, या फिर 2024 में कोई थर्ड फ्रंट सामने आएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे मंथली सब्सक्राइबर और सपोर्टर बनिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़: उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com